हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ और बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके समक्ष पुनः बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री को लेकर उपस्थित हूँ जो बिल्कुल रेलिवेंट मटेरियल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और जो हाई लेवल के मटेरियल को टच करता है, जहाँ से मैक्सिमम सवाल पूछे ही जाएंगे इन पीटी, इन मेंस में, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी, और पीटी में ऑब्जेक्टिव में तो रहेंगे ही रहेंगे। तो आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है एक देश एक चुनाव। देखिए, ऐसा है कि वर्तमान में जो हमारा देश है वह परिवर्तन के क्रम में है। आप इस बात से सहमत हो सकते हैं कि वर्तमान में हमारा देश एक संक्रमण काल में है और संक्रमण काल में पुरातन व्यवस्थाओं का समापन हो रहा है और नवीन व्यवस्थाओं का आगमन हो रहा है और कई नवीन बदलाव हमारे देश में हो चुके हैं और कई नवीन बदलाव के कार्यक्रम भी सरकार के एजेंडा में है, सरकार की नीति में है। और इसी बदलाव की नीति में एक बड़ा ही चर्चित मुद्दा है एक देश एक चुनाव। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान विश्व में भारत सबसे बड़ा जनतांत्रिक राष्ट्र है और यहाँ अप्रत्यक्ष जनतंत्र का चलन है और अप्रत्यक्ष जनतंत्र में चुनाव के द्वारा ही सरकार का निर्माण होता है, शासन का निर्माण होता है। इसीलिए अप्रत्यक्ष जनतांत्रिक शासन प्रणाली वाले राष्ट्रों में चुनाव का बड़ा महत्व होता है। हमारे यहाँ भी है और हमारा देश तो विश्व का सबसे बड़ा जनतांत्रिक राष्ट्र भी है, तो हमारे यहाँ चुनाव का और भी महत्व बढ़ जाता है। और अभी तक की परंपरा के अनुसार हमारे देश में अलग अलग प्रांतों, केंद्र के लोकसभा और पंचायत तथा नगर पालिकाओं के चुनाव अलग अलग काल में होते रहे हैं, जिससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रही हैं। हालांकि याद रखें, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात आपको बता दें जो जानकारी होनी चाहिए कि 1947 से लेकर के और 1967 तक, वैसे तो भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुए, तो आप 1951-52 से ही लें कि 1951-52 से लेकर के 1967 में तक केंद्र और प्रांतों को चुनाव एक साथ ही होते थे। हालांकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन केंद्र और प्रांत दोनों में एक ही दल की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की, और हर जगह की सरकार बहुमत के आधार पर बनती थी, तो बीच में चुनाव सरकार के गिरने की संभावना नहीं थी। अतः 1951-52 से लेकर के 1967 तक भारत में एक देश और एक चुनाव जैसी ही स्थिति रही और पुनः उस स्थिति को लागू किया जाए, इसके लिए विभिन्न सरकारों के बीच कवायद हुई, विभिन्न काल में इस पर विचार विमर्श हुए और वर्तमान जो सरकार है वो इस संदर्भ में, वर्तमान जो केंद्र की सरकार है वो इस संदर्भ में प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। और इसी का नतीजा है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक देश या एक राष्ट्र एक चुनाव की पद्धति पर सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसे रामनाथ कोविंद समिति या संक्षेप में कोविंद कमेटी कहते हैं। और रामनाथ कोविंद जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। तो कमेटी में सदस्य का कौन होंगे, कितने होंगे, कमेटी का क्या उद्देश्य है, इस पर तो ऑब्जेक्टिव में आएंगे भी और लॉन्ग में भी जब लिखने के आएंगे रामनाथ कोविंद कमेटी, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। और रामनाथ कोविंद कमेटी का गठन हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च 8 सदस्यीय, यहाँ हमारा सवाल है, 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। और इस समिति के उद्देश्य को यदि देखा जाए तो इस समिति के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं या जिन जिन मुद्दों पर सिफारिश की दायित्व
इस कमेटी को दी गई है उनमें मुख्य हैं संविधान तथा अन्य कानूनी ढांचों के तहत लोकसभा, विधानसभा, पंचायत तथा नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं की तलाश करना, क्योंकि ये कानूनी मुद्दा है, संवैधानिक मुद्दा है और बिना कानूनी और संवैधानिक अड़चन दूर किए हुए ऐसा नहीं किया जा सकता है। मनमाने ढंग से सरकार किसी भी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती है हम लोग के देश में, क्योंकि हमारे यहाँ विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, और जहाँ रूल ऑफ लॉ होता है, विधि का शासन होता है, वहाँ सभी कार्य कानून के अनुकूल, विधि के अनुकूल, या ऐसा कहिए कि सर्वोच्च विधि के अनुकूल किए जाते हैं। और देश की सर्वोच्च विधि संविधान है, तो कोई भी कार्य संविधान के दायरे में, विधि के दायरे में रहकर ही किया जा सकता है। इसीलिए इस समिति से यह कहा गया है कि आप सिफारिश दें कि किस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं कानूनी आधार पर कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाए, और इसके लिए संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 में बना है तथा अन्य कानून में क्या क्या संशोधन किए जा सकते हैं, इस पर सुझाव दें। क्योंकि संविधान में भी संशोधन करने की बात होगी। इसके लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 में बना, जिसमें यह प्रावधान है कि जनता का प्रतिनिधि बनने के लिए क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या क्या नियम होने चाहिए। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, संविधान और चुनाव से संबंधित अगर कोई अन्य कानून है जो एक राष्ट्र एक चुनाव के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही है या व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, तो उनमें आवश्यक संशोधन क्या किया जाए, इस पर सुझाव दें। तो यह बहुत ही प्रमुख उद्देश्य है कोविड कमेटी का। इसके बाद अगला उद्देश्य है कि चुनाव के बाद यदि संसद त्रिशंकु हो, दल बदल हो या अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार यदि अस्थिर हो जाए, तो इसके समाधान की तलाश कीजिए और सुझाव दीजिए। और ध्यान रखें कि चुनाव हो जाने के बाद मुख्य रूप से 3 ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें सरकार अस्थिर हो जाती है, सरकार गिर जाती है या सरकार का सही ढंग से गठन नहीं हो पाता है। अब जैसे आप बराबर सुनते हैं त्रिशंकु संसद, तो यह एक भावार्थ है। त्रिशंकु का मतलब होता है बीच में लटकता हुआ। त्रिशंकु एक व्यक्ति था जिसको विश्वामित्र स्वर्ग भेज रहे थे और देवता उसको नीचे भेज रहे थे, तो दोनों के फोर्स से वह बीच में ही लटकता रह गया। इसीलिए लटकते हुए अस्थिर चीज के लिए त्रिशंकु शब्द का प्रयोग किया जाता है। और त्रिशंकु संसद तब होता है जब चुनाव के बाद किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है, तो फिर दोबारा चुनाव कराना पड़ता है। अगर किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है तो सरकार, वैसे राष्ट्रपति विभिन्न दलों से सहमति प्राप्त करके सरकार बनाने का प्रयास, सरकार बनाने के लिए इन लोगों से आग्रह करते हैं और संभावना की तलाश की जाती है कि विभिन्न दल मिलके सरकार का गठन करें। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ये संभावना सफल हो, संभावनाएं असफल भी हो जाती हैं। तो जब त्रिशंकु संसद हो यानी किसी एक दल को बहुमत न मिले, तो स्थिर सरकार का गठन कैसे किया जाए, इस पर सुझाव देना। दूसरा, चुनाव के बाद हम बराबर देखते हैं कि दल बदल हो जाता है। महाराष्ट्र की घटना को आप देखें, सरकार अस्थिर हो गई। तो जब बीच में दल बदल की घटना हो और इसके चलते सरकार अस्थिर हो, तो फिर इसको स्थिरता कैसे प्रदान किया जाए। और इसके बाद यदि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में सरकार के बहुमत की जांच के लिए अविश्वास प्रस्ताव या अंग्रेजी में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, और अगर ये पास हो गया तो सरकार को त्याग पत्र देना ही होगा। तो निर्वाचन के बाद 3 ऐसे कंडीशन बनते हैं जिनमें सरकार अस्थिर हो सकती है। तो इन तीनों कंडीशन में सरकार की अस्थिरता को कैसे समाप्त कर एक स्थिर सरकार का गठन किया जाए,
इस पर भी सिफारिश देना या सुझाव देना कोविड कमेटी का मुख्य उद्देश्य होगा। इसके बाद आप देखें कि यदि चुनाव एक साथ नहीं हो सकता तो ऐसा करने के लिए चरणों और समय सीमा के साथ अन्य सुझाव भी देना। यह भी संभावना है कि चुनाव एक साथ नहीं हो सके, कई कानूनी अड़चनें देश में आ जाएं, विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाएं, सामाजिक या कानूनी बाधाएं या आर्थिक अड़चन भी आ सकते हैं। तो अगर एक साथ चुनाव नहीं कराया जाना संभव होगा तो इसको चरणों में कैसे कराया जाए, इसकी समय सीमा क्या हो, इस पर भी सुझाव देना कोविड समिति का एक उद्देश्य है, क्योंकि हर संभावनाओं की तलाश करना इस समिति का उद्देश्य है। तो यदि देश में एक साथ चुनाव नहीं कराया जा सकता है तो भाई कितने चरण में इसका चुनाव संपन्न कराया जा सकता है और इस संदर्भ में क्या इसकी समय सीमा होगी, इस पर भी सुझाव देना इसका एक उद्देश्य है कोविड कमेटी का। इसके बाद कोविड कमेटी का अगला उद्देश्य है कि एक साथ चुनाव आरंभ हो जाने के बाद यह चक्र न टूटे, इसके लिए जरूरी सुरक्षा उपायों तथा आवश्यक संविधान संशोधन के संबंध में सुझाव देना। आप सभी जानते हैं कि जब कोई व्यवस्था लागू हो जाती है तो उस व्यवस्था को व्यवहार रूप में लागू होने में कई प्रकार की कानूनी अड़चनें या अन्य प्रकार की अड़चनें आ सकती हैं। तो कोविड कमेटी को इस मुद्दा पर भी सुझाव देने के लिए कहा गया है कि जब यह आरंभ हो जाए चक्र, एक देश एक चुनाव की व्यवस्था शुरू हो जाए तो बीच में आने वाली अड़चनों का समाधान कैसे किया जाए, इस पर भी विशेष रूप से सुझाव दें और संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जाए ताकि विधिक या लीगल प्रॉब्लम्स या लीगल ऑब्स्टेकल्स को इजीली सॉल्व किया जा सके, क्योंकि ये बड़ा ही जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। ये जटिल और संवेदनशील मुद्दा है ताकि इस पर सरकार का सुझाव बढ़िया से आ सके, रामनाथ कोविंद समिति का सुझाव बढ़िया से आ सके। इसके बाद आगे देखें कि एक साथ चुनाव कराने के लिए ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, वीवीपैट, वोटर वेरीफाइड ट्रायल जो होता है, पेपर वोट डालते हैं तो पर्ची निकलता है कि जिस दल को आपने वोट डाला है क्या उसी दल को वोट मिला है। तो वीवीपैट तथा अन्य मैन पावर, मैन फोर्स चाहिए भाई। एक साथ जब पूरा चुनाव होगा तो कितनी संख्या में वीवीपैट, कितना ईवीएम चाहिए, कितना मैन फोर्स आदमी की जरूरत होगी, सब पर या अन्य इस प्रकार की जो ज़रूरतें हैं इन पर भी सुझाव देना ताकि सरकार इस कार्यक्रम को या इस चक्र को आरंभ करने से पहले सभी आवश्यक सामग्री या सभी आवश्यक चीज़ों को मुहैया कराए या जुटा ले, तब इस व्यवस्था को शुरू किया जाए। इसके बाद समिति का एक अगला उद्देश्य है कि पंचायतों से लेकर लोकसभा चुनाव तक के लिए एक वोटर लिस्ट और एक वोटर आईडी को किस प्रकार तैयार किया जाए, ये एक बड़ी समस्या होगी पूरे भारत में। क्योंकि नागरिकों को हर जगह लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगर पालिका मुख्य 4 चुनाव हैं, ठीक है। तो इनके लिए और ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है, बाकी जगह चुनाव ऐसे भारत में हम सभी जानते हैं 8 जगह चुनाव होता है मुख्य, लेकिन 4 जगह अप्रत्यक्ष चुनाव है। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव और विधान परिषद का चुनाव। तो ये 4 जगह जो चुनाव है ये अप्रत्यक्ष है, तो इनका इससे मतलब नहीं है। मुख्य प्रत्यक्ष चुनाव से संबंधित यह मुद्दा है और 4 जगहों पे प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं भारत में। लोकसभा, राज्यों की विधानसभा, पंचायत और नगर पालिका। और ध्यान रखें कि पंचायत और नगर पालिका के नियमित चुनाव 1993 से आरंभ हुए हैं, जब से संवैधानिक रूप दिया गया है, कानूनी रूप दिया गया स्थानीय सरकार को। तो अब 4 जगह नियमित रूप से चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा, राज्यों की विधानसभा, पंचायत और नगर पालिका है। तो इन सभी चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट हो
और एक वोटर आईडी हो, यह एक जटिल मुद्दा है। और इस मुद्दा पर भी सुझाव देना कोविद समिति का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो रामनाथ कोविद समिति जो 8 सदस्यीय समिति है, जिसका गठन हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, इसे मुख्य रूप से इन 5 मुद्दों पर सुझाव देने के लिए कहा गया है। इसके बाद आप देखें कि कोविड जो ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण होगा, अभी जितने भी एग्जाम्स होंगे, कोविड समिति में जो मुख्य सदस्य शामिल हैं उनमें अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह, वही 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे NK सिंह, डॉक्टर सुभाष कश्यप जो बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ भी हैं भारत के और लोकसभा के महासचिव भी रह चुके हैं, और हरीश साल्वे और संजय कोठारी। हालांकि एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को भी इसमें शामिल किया गया था, लेकिन संभवतः उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। तो इस समिति के जो मुख्य सदस्य होंगे उनमें अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह, डॉक्टर सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे तथा संजय कोठारी। देखिए, हम लोग शिक्षक हैं, आप सभी छात्र छात्राएं हैं, हम लोगों को राजनीति से मतलब तो है नहीं, लेकिन देश के भविष्य से सभी को मतलब है। हम एक नागरिक भी हैं और वर्तमान में देखा जा रहा है कि जो भी हमारे देश में परिवर्तन हो रहा है, बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। आज देखिए कि भारत विश्व पटल पर एक अपनी अलग छवि बना चुका है और पूरा विश्व भारत की ओर ही मुखातिब है। अभी हमारे देश में G20 का सम्मेलन चल रहा है, उससे पहले अमेरिका ने बड़े बड़े समझौते कर दिए। अभी यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उस मुद्दा पर भी विचार होने की संभावना है। तो पूरा विश्व आज भारत की तरफ ही देख रहा है। तो हमारा भारत एक उभरता भारत है और यहाँ की व्यवस्थाओं में बड़ा माकूल या अनुकूल परिवर्तन हो रहे हैं, जिनका एक उदाहरण यह है। और यह जो परिवर्तन होगा तो देश में कई लाभ होंगे। जैसे सबसे पहली बात तो समझें, इससे देश को आर्थिक लाभ होगा, जिसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो अभी केंद्र की सरकार ने हाल ही में कोविद समिति का गठन किया, एक राष्ट्र एक चुनाव पर सुझाव देने के लिए, और मुख्य रूप से इन 5 मुद्दों पर सुझाव देने के लिए गठन कोविद समिति को का उद्देश्य निर्धारित किया गया है, उनको निर्देश दिया गया है। लेकिन ध्यान रखें, यह मुद्दा काफ़ी पुराना है और इस पर कई बार देश में चर्चा हो चुकी है। और कोविद समिति से पहले विवेक देवराय कमेटी का भी गठन इसी के लिए हुआ था। तो हमारे ऑब्जेक्टिव में तो तुरंत ये सवाल आपको पूछेगा, कोविद समिति क्या है और विवेक देवराय कमेटी क्या है। तो देखते हैं, कोविड समिति तो सबसे चर्चित हाल की घटना है और देवराय कमेटी ने 2019 में अपना एक रिपोर्ट दिया था। एक्चुअली क्या है कि नीति आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, नीति आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष नहीं, नीति आयोग के तत्कालीन सदस्य विवेक देवराय कमेटी की सिफारिश के आधार पर 2019 में नीति आयोग ने एक देश एक चुनाव के संबंध में एक प्रपत्र या फॉर्मेट तैयार किया था। एक्चुअली क्या है कि नीति आयोग के वरिष्ठ सदस्य थे आपको विवेक देवराय, और इन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था कि आप सुझाव दें कि एक देश एक चुनाव की प्रणाली को कैसे लागू किया जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यह जो हमारे देश में यह जो व्यवस्था है, एक देश एक चुनाव, यह पुरानी व्यवस्था, यह बहुत ही पुराना चर्चा का विषय है और इस पर कई रिपोर्ट आ चुके हैं, कई समिति के रिपोर्ट आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कोविड समिति कोई नई है या पहली है या देवराय कमेटी कोई पहली है, ऐसा नहीं है। आप ध्यान रखेंगे कि देवराय कमेटी ने जो अपना रिपोर्ट दिया, जिसके आधार पर नीति आयोग ने एक देश एक चुनाव का प्रपत्र तैयार किया, इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं 1999 में विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट, 1999 में विधि आयोग की जो 170वीं रिपोर्ट थी, जिसमें एक देश एक चुनाव पर सुझाव दिया गया था,
इसके बाद संसद की विधि एवं न्याय संबंधी अस्थायी समिति की 2015 की 79वीं रिपोर्ट 79th रिपोर्ट भी इसमें शामिल है और चुनाव आयोग द्वारा जो सिफारिश दी गई थी ये भी शामिल है। तो देवराय कमेटी ने जो अपना रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में देवराय कमेटी ने विधि आयोग के रिपोर्ट के द्वारा दिए गए सुझाव को भी रखा, संसद के अस्थायी समिति द्वारा दिए गए सुझाव को भी रखा और चुनाव आयोग द्वारा दिए गए सुझाव को भी रखा देवराय कमेटी ने। तो देवराय कमेटी ने इनके द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर जो अपना सुझाव दिया, इनके सुझावों का गंभीरता से अध्ययन किया और इसके बाद जो अपना रिपोर्ट दिया, उसी के आधार पर नीति आयोग ने 2019 में एक देश एक चुनाव पर एक प्रपत्र तैयार किया था और इसमें साफ शब्दों में नीति आयोग ने कहा था कि रिपोर्ट में कहा गया कि लोकसभा के साथ सभी राज्यों के चुनाव कराना संभव नहीं है। यानी एक देश एक चुनाव की प्रणाली के बारे में इसने कहा कि एक साथ लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव कराना संभव नहीं है। सभी मुद्दों पर विचार करने के बाद, इतने विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नीति आयोग ने कहा कि पूरे देश के लिए एक समय में ही चुनाव कराना संभव नहीं है। हाँ, 2 चरणों में चुनाव संभव है। इसीलिए कोविड समिति का भी जो उद्देश्य है उसमें यह कहा गया है कि यदि एक साथ चुनाव नहीं कराया जा सकता है तो कितने चरण में चुनाव कराना संभव होगा, इस पर भी सुझाव दें। जैसा कि नीति आयोग ने 2019 में देवराय कमेटी की अनुशंसा के आधार पर यह कहा था कि एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है, देश में 2 चरणों में चुनाव कराया जा सकता है। ये ध्यान रखें, क्योंकि ये चर्चा का विषय है तो कॉम्पिटिटिव स्टडी चाहिए, तब प्रॉपर आपको आइडिया होगा। इसके अलावा चुनाव आयोग ने भी अपनी सिफारिश दी थी पहले, जैसे कि आप देखते हैं इसमें चुनाव आयोग की सिफारिश को भी रखा गया है, चुनाव आयोग की सिफारिश को भी रखा गया है। और चुनाव आयोग जो सिफारिश दिया था वो बड़ा कानूनी सिफारिश दिया था। नीति आयोग ने देवराय कमेटी के आधार पर अपना विचार जारी कर दिया। प्रपत्र में कहा कि एक साथ चुनाव तो नहीं हो सकता, लेकिन 2 चरणों में चुनाव हो सकता है। और एक साथ चुनाव करने के मार्ग में संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद या कौन कौन से कानून बाधा उत्पन्न कर सकते हैं और किस किस में संशोधन की जरूरत है, इस पर चुनाव आयोग ने तत्कालीन चुनाव आयुक्त ओपी रावत, जो 2015 में चुनाव आयुक्त थे, इन्होंने केंद्र सरकार को सुझाव किया दिया था कि एक देश एक चुनाव के लिए संविधान के अनुच्छेद 83 संविधान के अनुच्छेद 83 संविधान का अनुच्छेद 85, संविधान का अनुच्छेद 172, संविधान का अनुच्छेद 173 तथा 356, क्योंकि 356 में राष्ट्रपति शासन है। अब अगर सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया, चुनाव खत्म होने के कुछ दिन पहले, तो अलग तो चुनाव कराना पड़ेगा नहीं, तो राष्ट्रपति शासन लगा के उसको लगातार केंद्र के शासन का अधीन रखा जाएगा और फिर सभी के साथ एक साथ चुनाव कराया जाएगा। तो चुनाव आयोग के जो सदस्य थे ओपी रावत, इन्होंने तकनीकी सुझाव दिया और इसने उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव कराने के लिए संविधान का अनुच्छेद 83, 83, 85, 172, 174 तथा 356 में तो संशोधन करना ही होगा। साथ साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी बदलाव की आवश्यकता होगी। तो अभी तक हमारे देश में एक साथ एक देश एक चुनाव पर विभिन्न समितियों का और आयोगों का रिपोर्ट आ चुका है, जैसे चुनाव आयुक्त का रिपोर्ट या चुनाव आयोग का रिपोर्ट, संसदीय समिति का रिपोर्ट, विधि आयोग की रिपोर्ट, और इन सभी रिपोर्ट को कंपाइल करके समायोजित करके फाइनल रिपोर्ट दिया देवराय कमेटी ने
और इसी रिपोर्ट के आधार पर 2019 में नीति आयोग ने यह निर्णय दिया था, अपना सुझाव दिया था कि एक चरण में तो पूरे देश में चुनाव कराना संभव नहीं है, हाँ 2 चरण में कराना संभव है। और ये हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, जिनमें 2 मुख्य मुद्दा है। सबसे पहला तो मुद्दा ये है कि कई करोड़ के खर्च बचेंगे। दूसरी बात, एक बड़ा दुखद मुद्दा है, जो एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं कि आंकड़ा बताता है कि जून 2019 से 2021 तक हमारे देश में स्थिति ये रही कि हर साल लगभग 4 महीने तक, हर साल लगभग 4 महीने तक 4 महीने तक चुनाव आचार संहिता लागू रहे। चुनाव अब हर 6 महीना पर 2 महीना पर चुनाव होता है राज्य में, और केंद्र में कभी उपचुनाव है, कभी किसी राज्य का चुनाव है, तो चुनाव आचार संहिता लागू होता है। और चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकार कोई भी विकासात्मक कार्य नहीं कर सकती है। इससे देश के विकास में बाधा उत्पन्न होती है, बार बार मशीनरी इन्वॉल्व होता है, तो सारे विकासात्मक कार्य ठप पड़ जाते हैं। अर्थ की जो खर्च होती है, धन की जो खर्च होती है, वो तो होती ही है। यदि एक देश और एक चुनाव की प्रणाली को अपनाया जाए तो बहुत सारी समस्याओं से समाधान मिल सकता है, और एक बार चुनाव करा के लगातार 5 साल तक स्थिर होकर के सरकार विकासात्मक कार्यों को कर सकती है। तो यह हमारे देश के लिए एक बड़ा सकारात्मक बदलाव होगा। तो चलिए, मेरा विश्वास है कि वीडियो आपके समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जैसा कि आप करते हैं, ताकि उपयोगी सामग्री आपके समझ पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर इसी प्रकार के उपयोगी सामग्री को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।